मैं सभी लोगों का आदर पूर्वक सम्मान करता हूं। आज हम लोग के पास जो टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिसको ऐसे हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो आयुर्वेद के चिकित्सक जो है इसको परमानेंट ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद के हिसाब से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को हम किस तरह से देखें, मतलब दोषों के अंशांश कल्पना से किस तरह से समझना चाहिए। अगर हम व्याधि को समझेंगे नहीं तो हम क्या मेडिसिन देंगे और कैसे देंगे और किस तरह से रिजल्ट आएगा, उसका एनालिसिस करना और उसको एनालिसिस करते हुए ठीक करते हुए और डेटा बनाना, ऑब्जर्वेशन करना। और पेशेंट को, हमारा मेन काम, हम लोग चिकित्सक हैं तो हमारा काम है कि पेशेंट को ठीक करना। तो इसीलिए, और व्याधि जो होता है वह किसी को भी हो सकता है, मिथ्याहार विहार कोई भी करता है। हमारे पास, मेरे प्रैक्टिस में 19 ईयर्स के प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था। तो उनका हेतु मैंने देखा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ तो बहुत सारे लोग मोबाइल दिन भर काम करते रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में ज्यादा बैठे रहते हैं, तो सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच में स्पॉन्डिलोसिस हो गया। उसी तरह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं। मैं जहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ पर पहले पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो जो लेडीज माताएं बहनें थी वह क्या करती थी, आज से 10 साल 20 साल पहले क्या होता था कि जो ऐसा मटका टाइप रहता था, मतलब कॉपर का या स्टेनलेस स्टील का, वो सिर पे रख के 5-6 मटका पानी भर के बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से ले आती थी। तो जितना यहाँ प्रेशर पड़ता था, और फिर घी वगैरह खाना कम हो गया। क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स बताए कि घी मत खाओ, तेल मत, घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, दूध मत, दूध भी हाइब्रिड आ रहा है आजकल। तो इसके वजह से यहाँ पे जो श्लेषक कफ है वो कम होके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ। उसी तरह से जो लोग डेंटिस्ट लोग हैं बहुत सारे, जो डेंटिस्ट लोग का काम है, मतलब उनका काम ग्रेट है डेंटिस्ट लोग का, लेकिन उनको कंटिन्यू ऐसे झुक के और काम करना पड़ता है। या जो लोग भी राइटर्स हो गए, या जो भी लोग हैं मेरे पास, बॉलीवुड मूवी के जो राइटर्स होते हैं, बहुत सारे जो है ना, चुपके चुपके, ऐसे एक मूवी है सलमान खान का, चुपके चुपके हंसते थे, ऐसे कुछ तो मूवी है, नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके भी राइटर आए थे, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कंटिन्यू यहाँ पे स्ट्रेन पड़ता था, और कंटिन्यू वो लोग सिर को झुका के रखते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो उन लोगों को ये हो गया। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर वाली लेडीज पेशेंट है जिनको कंटिन्यू काम करना पड़ता था ऐसे झुका के। तो ये जो प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग कंटिन्यू मोबाइल पे काम बात करते रहते हैं, कंटिन्यू बात करना है, कॉल सेंटर में जो बीपीओ वगैरह में रहते हैं, तो वैसे भी हेतु लेके पेशेंट आए। तो एक तो मैंने हेतु समझा कि उनमें क्या है, तो दो तरह का सिम्टम दिखा। एक आवरण जन्य सिम्टम दिखा और एक धातु क्षयात्मक सिम्टम दिखा। आवरण जन्य में हर्निएशन ऐसा दिखा, और डिजनरेटिव चेंजेस जब दिखे तो उस तरह के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट दिखे। एमआरआई लेके आते हैं पेशेंट, सीटी स्कैन, एक्सरे लेके आते हैं, और आजकल एक्सरे तो इतना एडवांस हो गया है, 4D वगैरह का आता है। तो ऐसे पेशेंट आते हैं तो एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको नेक में एक पट्टा दे देते हैं, नेक बेल्ट दे देते हैं और पेन किलर देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी देते हैं। और यही सब फिजियोथेरेपी है उनके। साइंस में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यहाँ पर रुक्ष गुण बढ़ा है, श्लेषक कफ कम हो गया है, तो यहाँ पर स्नेहन होना बहुत जरूरी है, और डीजनरेटिव चेंजेस आ गए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं एलोपैथी साइंस में। केवल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वोवेरॉन देंगे, क्रोसिन, ब्रूफेन, दुनिया भर की दवाइयां देंगे, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। नहीं तो कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, और कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, पेन किलर देंगे, पेन किलर का साइड इफेक्ट होता है तो पित्त बढ़ता है, तो उसको सबसाइड करने के लिए कोई एंटासिड दे देंगे, डोमपेरिडोन, पेंटाप्रेजोल, रेनिटिडिन, इसी से सब चलता है। और इससे भी अगर ठीक नहीं होते तो वो सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी जो स्पाइन की सर्जरी वो सक्सेसफुल नहीं होती है। और आयुर्वेद इतना ग्रेट साइंस है, इतना ग्रेट साइंस है कि हम लोग नस से देते हैं, नस से देते हैं शीरबला तेल का। आप लोगों ने शायद मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, इंटरेक्टिव सेशन में मैंने लाइव दिखाया है, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, जब हम 101 शीरबला तेल, 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का नस से देते हैं, जितना स्नेहन हो। और जब हम नाक में डालते हैं तो नाशा ही शीर्षोद्वारम, वो जाता है सिर में और फिर यहाँ से नीचे उतरता है और यहाँ स्नेहन करते जाता है। जितना स्नेहन करते जाएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस 100% क्योरेबल है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं, रिपोर्ट्स भी है, मैं आपको डेटा दिखा सकता हूँ कि पेशेंट परमानेंट क्योर्ड हो गए, उनका फिर वो बीमारी ही नहीं रहा।
इसी को हम अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया आपको, अब मैं विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग जरूर इस पे चिंतन मनन और अभ्यास ये करते होंगे और फिर पेशेंट को भी ऑब्जर्व करते होंगे। मैं आप लोग को एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, लेकिन ये चिकित्सा केवल 1% है, 99% तो आप लोगों को मालूम है और आप लोग भी हमें बताते हैं। तो अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस अगर देखेंगे, मैं जो भी बता रहा हूँ ये हमारे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट्स हैं। मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे गुरुजी जो हैं वो श्रेष्ठ चिकित्सक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया कि इस तरह से देखो, मतलब हम बोलते हैं ना कि गुरु जो रहता है वो अंधकार से उजाले की तरफ लाता है, ऐसे ही मेरे गुरुजी हैं वैद्य समीर जमदग्नि। इसलिए मैं सर को प्रणाम करता हूं और उनका नाम स्मरण, क्योंकि मैं जब सर को याद करता हूं ना तो मुझे उनकी एक एक बात कान में ऐसे गूंजती है, दिमाग में गूंजती है, और वही सारा चीज मैं आप लोगों के सामने प्रकट कर देता हूँ। तो ये सारा नोट्स सर के ही नोट्स है, मैं उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस जो रहता है उसका डेफिनेशन अगर मॉडर्न की बुक्स में देखें तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि दिस इज ए डिसऑर्डर इन विच द डिस्क एंड वर्टिब्रास इन द नेक डीजनरेट। मतलब यहाँ जो डिस्क रहता है और वर्टिब्रास, वर्टिब्रास के बीच में डिस्क रहता है, मराठी में उसको गादी बोलते हैं, और वहां पर सैनुअल फ्लूइड रहता है, तो डिस्क और वर्टिब्रा ऑफ द नेक डीजनरेट, वहां पे डीजनरेशन होने लगता है, मतलब डैमेज होने लगता है। सो हैज ए पुलिंग प्रेशर ऑन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड इन द नेक। सो इसलिए खिंचाव होता है, पुलिंग प्रेशर, जैसे कुछ खींच रहा है अंदर ही अंदर, वहां पे ऐसा फीलिंग होने लगता है। ये होता है, ऐसे सिम्टम्स लेके जब पेशेंट आते हैं तो फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि आप ये एक्सरे करा लीजिए, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और एक्सरे करा के लाइए कि क्यों हो रहा है। जब, और वो भी सीवियर हो रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जब वो लिख के आते हैं तो अगर वो लॉर्डोसिस रहेगा या मसल स्पाज्म रहेगा तो कोई भी मुरीवेणा तेल दे दिया, महाविषगर्भ तेल दे दिया, कोट्टम चुक्क्यादि तेल दे दिया, महानारायण तेल दे दिया, इससे मालिश करके और थोड़ा सा नाड़ी स्वेद करके देख सकते हैं। लेकिन अगर ये पेशेंट ये सब स्वेदन और स्नेहन से भी नहीं ठीक हो रहे हैं तब हमें अंदर का पैथोलॉजी देखना जरूरी होता है, और वो मॉडर्न एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट आ गया है वह देखना जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि एडवाइस करते हैं कि आप जाके एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन करके लाइए। जो भी टूल जिसको जैसे अफोर्ड होता है वो लेके आते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि वहां पर एनाटॉमिकली क्या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हुई है, क्या चेंजेस हुए, उस हिसाब से फिर डायग्नोसिस किया जाता है। जब डायग्नोसिस होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि C1, C3, C4, C5, C7 इसके बीच में जो डिस्क है उसमें क्या डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं। ये हमारा मॉडर्न ये जो रहता है डायग्नोसिस करने, मॉडर्न टूल्स का डायग्नोसिस करने के लिए हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है। हम चिकित्सा आयुर्वेद की करेंगे, लेकिन अभी हम ऋषि मुनि की तरह सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि वाले हैं नहीं। वो लोग तपस्वी थे, उनको वात पित्त कफ दिखता था, मेडिसिन उनसे बात करती थी। आज का जमाना बदल गया है, आज के जमाने में हमें जमाने के हिसाब से भी चलना है, हमें एनाटॉमी देखना ही है, एनाटॉमी समझना ही है, हम उसमें आयुर्वेद का समझेंगे कि कैसा है। तो जब हम लोग देखेंगे तो हमें ये डिजेनरेटिव चेंजेस दिखने लगते हैं, डिस्क में भी और वर्टिब्रास में भी। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि एजिंग द बोन, एजिंग जैसे जैसे होता है, बोन ऑफ द स्पाइन ओवर ग्रोथ, मतलब वो स्पाइन जो रहता है ना उसमें विकृत ओवर ग्रोथ होने लगती है, एंड नैरोज द स्पाइनल कैनाल इन द नेक, जो स्पाइनल कैनाल जो रहता है अंदर का स्पाइनल कॉर्ड का वो ओवर ग्रोथ होने लगती है और विकृत ग्रोथ होने लगती है, और जो स्पाइनल कैनाल है वो नैरो होने लगता है, सिकुड़ने लगता है बहुत ज्यादा। एज ए रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व नोड्स आर कॉम्प्रेस्ड कॉजिंग डिसफंक्शन। तो स्पाइनल नर्व जो रहती है वर्टिब्रास के बीच में जो रहती है वो ओवर ग्रोथ होने की वजह से, और यहाँ पर जो डिस्क है वो कंप्रेस होने लगता है बहुत ज्यादा, तो स्पाइनल नर्व जो रहती है वो कंप्रेस्ड होती है और उसके वजह से डिसफंक्शन होता है, जो नॉर्मल फंक्शन है नेक का वह होना मुश्किल होने लगता है। ये मॉडर्न साइंस बोलता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो श्लेषक कफ जो है वह कम होने लगता है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि बाल्यावस्था कफ का काल होता है, यौवनावस्था पित्त का काल होता है, और वृद्धावस्था जो रहती है वो वात का काल होता है। वात का गुण क्या बताया, तत् रुक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म चलो नीलहा। तो यहाँ पर रुक्ष गुण ज्यादा बढ़ने लगता है और श्लेषक का जो स्निग्ध गुण है वह कम होने लगता है। यह आयुर्वेद मानता है। एलोपैथी मानता है कि वहां पे नैरोइंग होने लगती है, उनका साइंस भी ठीक है, वहां पे ओवर ग्रोथ होने लगता है।
यहाँ बोन जो रहता है ओवर ग्रोथ विकृत होने लगता है, और स्पाइनल जो कैनाल है वो कम होने लगता है। उनका साइंस भी सही है, हमारा साइंस भी सही है। आगे देखते हैं तो इसमें और कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो एक मॉडर्न साइंस बोलता है कि रोमैटिक अर्थराइटिस जो रहता है, रोमेटोइड अर्थराइटिस जो रहता है, या एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। रोमेटोइड अर्थराइटिस क्या होता है, तो आम बात जन्य, आम जाके श्लेष्मक कफ को निकाल के और वहां जाके बैठ जाता है, विकृत जो आम है वो जाके बैठ जाता है और जकड़ जाता है पूरा। आम बात का आपको व्याधि मालूम है कि वृश्चिक दंशवत वेदना वो होती है। दूसरा है कि एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, जितने भी वर्टिब्रास है वो एक दूसरे में फ्यूजन कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जो डिस्क है ना वो गायब हो जाता है और सारे बोन्स C1 से C7 तक चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से जब चिपक जाएंगे तो ऐसे मोड़ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करना, ये सब रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये कॉज होता है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कोई डॉक्टर नहीं है वो भी समझ जाए, इस तरह से मैं बता रहा हूं। और आप लोग तो श्रेष्ठ चिकित्सक है, आप लोगों को तो ये सब चीज मालूम है, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। तीसरा होता है कि गाउटी अर्थराइटिस, जब वातरक्त जैसी संप्राप्ति होती है जहां पर वायु और रक्त आवरण के वजह से वहां जाके संचित हो जाता है, तो वहां पर दाह पाक ऐसे लक्षण होते हैं, और दूषित रक्त और वायु जाके वहां संचित हो जाता है, और वहां पर वेदना जो होती है मूषिक दंशवत वेदना, जिस तरह से चूहे ने काटा इस तरह से वेदना होती है और पूरा रेडनेस आ जाता है वहां पे। हम लोग वातरक्त केवल ये मत समझे कि पैर की उंगलियों में जाके और रेडनेस आ गया है तो वातरक्त है, यहाँ पर भी जब हो जाता है वातरक्त की संप्राप्ति यहाँ पर भी हो जाती है। स्थान संशय वहां ज्यादातर पाया जाता है पैर की उंगलियों में, लेकिन ऐसा नहीं है। वातरक्त जो है वो सर्वाइकल एरिया में भी हो सकता है, लंबर एरिया में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये मेन मेन जो डिजीजेज है उससे हम लोग ये समझते हैं कि इनकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। इसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है और डीजनरेशन होता है, क्योंकि ऐसी पैथोलॉजी, ऐसी संप्राप्ति बनती है कि वहां पर जो मतलब जो हम लोग ऐसे देखेंगे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो रस का प्रीणन कार्य वहां पे नहीं हो रहा है, रक्त का जीवन कार्य नहीं हो रहा है, मांस का लेपन कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अस्थि का बल देने का कार्य जो है वह नहीं हो रहा है, प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहन धारण पूर्ण, ये जो बताया है ना, ये क्रम से जो होता है प्रीणन कार्य, नरिशमेंट होना, ये सब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे आमवत जैसी संप्राप्ति है तो आम ने पूरा रास्ता रोक के रखा है। फिर उसके बाद में एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो गया तो वहां पे फ्यूजन हो गया है, सारे वर्टिब्रास जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं, तो इसकी वजह से वहां मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, नरिशमेंट नहीं मिल पा रहे और वहां भी श्लेष्मक कफ की ही विकृति रहती है। तीसरा वातरक्त गाउटी अर्थराइटिस होता है, उसके वजह से भी ऐसा होता है कि वहां पे वातरक्त हो गया है, आवरण इतना होता है, रास्ता ब्लॉक कर दिया, जैसे मुझे बाहर निकलना है और दरवाजा बंद कर दिया गया तो मैं घर से बाहर, इसी तरह से आवरण जन्य संप्राप्ति होती है कि वह रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सब जा नहीं पाते हैं। और शुक्र का भी यहाँ रोल है कि नए सेल जो ऑस्टियोजेनेसिस काम करना है वह शुक्र धातु करता है। मज्जा तंतु पे भी विकृति होती है, मज्जा क्षय भी होने लगता है, मज्जा जो नर्व्स रहती है वो कंप्रेस होने लगती है, वहां पे नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, अगर अस्थि धातु अगर वो धारण नहीं कर पाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ऐसे पेशेंट जब आते हैं कभी कभी कट कट आवाज आने लगती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे आदत होती है कि नाई के पास जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ तो ऐसे हिलाते हैं, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसी तरह से एक सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, जो सोरियासिस रहता है, जो एक तरह का कुष्ठ रोग है, वह जाके वहां पे फैल जाता है और उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। ऐसी बीमारी के वजह से जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है वह मैंने बता दिया। और हेतु तो मैंने बताया कि जैसे मोबाइल कंटिन्यू देखते रहना, कंटिन्यू लैपटॉप पे काम करते रहना, इधर उधर एक्सरसाइज नहीं करना, उसी तरह से, और ये आईटी सेक्टर में लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में जो तकिया है, पिलो है, वह टेढ़ा मेढ़ा होना, उसके वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। तीसरा एक्सरसाइज न करना। चौथा है कि वजन ज्यादा उठा के जो लोग काम करते हैं और खाने पीने में घी वगैरह का सेवन कम करते हैं, ये सारे हेतु हैं इसकी वजह। और या फिर मैंने बताया डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट मैंने देखा था, मैं एक बार दिल्ली गया था, वहां पर एक कोई स्टूडेंट थे, उनके पिताजी डेंटिस्ट हैं, तो उनके पिताजी तो बेड रिडन थे, उनके 4-5 वर्टिब्रास जो हैं वो पूरे डैमेज हो गए थे, मतलब डिजनरेटिव चेंजेस आ गए थे, और डॉक्टर्स ने कहा कि हम तो इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कि स्पाइनल कैनाल जो है वो पूरी तरह से और ज्यादा नैरो हो गया और वो एकदम बुखार से तड़प रहे थे, यही बीमारी की वजह से बुखार भी आ गया था उनको, और फिर वो उठ भी नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने उनको चिकित्सा दिया, जो मैं बताने वाला हूँ वो चिकित्सा दिया, 3 महीना चिकित्सा चला,
और वो नस से वगैरह करके आज वो 100% ठीक है। 2017 में मैंने ठीक किया था, 2021 है पूरी तरह से ठीक हो गए। तो ये आयुर्वेद से ही संभव है कि हम परमानेंट ठीक करते हैं। और आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, ट्रीटमेंट जो है एलोपैथी की तरह एकदम फास्ट पेन किलिंग जैसा नहीं होगा, लेकिन परमानेंट क्योर हो जाएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ 3 महीना में ठीक होते हैं तो ठीक ही हो जाते हैं, परमानेंट क्योर कर देता है बीमारी। अब आगे देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट जब आते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सर्वाइकल डीजनरेशन इज कॉमनली सीन आफ्टर द 30 years ऑफ एज। नॉर्मली 30 साल के बाद में यह डीजनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स आर शूटिंग पेन एंड वीकनेस। इस तरह से लगता है कि खिंचाव हो रहा है। और जिस तरह से धनुष बाण मारते हैं, तो धनुष बाण मारने के बाद जो बाण लग रहा है, तो किस तरह से वो ऐसा कल्पना करें कि यहाँ पर शूटिंग पेन हो रहा है, वायु की वजह से किसी ने यहाँ पे बाण मार दिया है, उस तरह से पेन टस 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 ऐसे होने लगता है। और वीकनेस भी बहुत ज्यादा आती है। उसी तरह से लेग मूवमेंट जो रहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, स्पाइनल नर्व अगर कहीं कॉम्प्रेस हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे जर्क और स्पास्टिसिटी आती है, मतलब खिंचावट पैरों में भी आती है और वहां पर भी वीकनेस आती है, पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से हाथ में नमनेस आने लगता है, मतलब यहाँ पे हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं, कुछ चीज उठाना चाहे तो उठा नहीं पाते हैं। और पूरा हाथ के एरिया, ये एरिया पूरा दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना ज्यादा पेन होता है कि इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरह से हर्निएशन जब होता है, मतलब जहां जब कॉम्प्रेस होगा, एक जगह से कॉम्प्रेस होगा तो दूसरी तरह से ये हो जाएगा, बाहर निकलने जैसा होने लगेगा। ये अंदर नहीं, बाहर जब निकलने लगता है, वो जो वर्टिब्रास रहते हैं डिस्क कम होने की वजह से, तो वो हर्निएशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, रुक्ष गुण बहुत ज्यादा बढ़ता है, खरता परुषता बहुत ज्यादा आ जाती है, और वहां पे रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट होता है। पेशेंट जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ऐसे भी नहीं कर सकता है, इतना वो अटक जाता है, ऐसे भी नहीं कर सकता है, उसको बहुत सिवियर पेन होता है। पेन किलर वो खाएगा एलोपैथी का, लेकिन तब भी मूवमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर वो मूवमेंट करने का कोशिश करेगा तो पेन भी बहुत ज्यादा एग्रेवेट होगा, पेशेंट तड़पते रहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और वो हर समय घबराता है कि मैं पिलो के लेके सोऊं कि नहीं सोऊं। दूसरा क्या है कि बहुत सारे मैंने पेशेंट ऐसे भी देखे कि पुणे से मुंबई तक ट्रेन चलती है बहुत ज्यादा। मैं आप लोग को हेतु बता रहा हूँ, आपके पेशेंट में कुछ और भी हेतु हो सकते हैं। मुंबई पुणे की ट्रेन चलती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि लोग को 4 घंटा का ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है बहुत अच्छी, 7 बजे निकल जाती है पुणे स्टेशन से मुंबई के लिए, और लोग 7 बजे निकलते हैं, 10:30 बजे मुंबई पहुंचते हैं, फिर जाके ऑफिस करते हैं, ऑफिस करने के बाद जल्दी जल्दी खाते हैं, और फिर उसके बाद में 2-3 घंटे काम करके, और फिर उसके बाद फिर से ट्रेन रहती है 5:30 बजे, फिर से वो लोग आते हैं। ऐसा रूटीन कंटिन्यू रहता है। तो उन लोगों का जो क्या होता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती, थकावट इतनी होती है, ट्रैवलिंग करना उनकी मजबूरी है, वर्क जॉब है, ऐसा है, और वहां मुंबई में घर मिलना मुश्किल है। अब वो करें क्या, तो वो लोग क्या होता है इतना रुक्ष चीजें खाते हैं, कंटिन्यू हवा का उनको प्रभाव पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, तो ऐसे ही ट्रेन में बैठे बैठे सोने का कोशिश करते हैं। इसके वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। आप लोगों ने प्लेन में भी देखा होगा कि प्लेन का जो ट्रैवलिंग कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू उनको हफ्ते में 2 बार 3 बार जाना आना पड़ता है, उन लोगों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। एक तो ये कारण है, और दूसरा वेगावरोध, अब वेगों को, मल मूत्र और अपान वायु को रोकना, यह भी वायु को एग्रीवेट करता है, वायु जो है वो बढ़ जाते हैं और रुक्षता बढ़ते जाती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, डिप्रेशन रहता है, और भय से, ये सबसे वायु बढ़ता है। मानसिक हेतु भी रहते हैं, शारीरिक हेतु भी रहते हैं, ये सारे वायु के प्रकोप करने वाले। अध्वगमन मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, ये जो कंटिन्यू हवा लगती है ट्रेन की, प्लेन की, बस की, उन लोगों को भी होता है। या बस में ट्रैवलिंग करते हैं, स्टेट बस रहती है, यहाँ से कन्याकुमारी जाना है, मतलब महाराष्ट्र से कन्याकुमारी जाना है, वहां से फिर वहां जाना है, फिर वहां से वहां जाना है, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो ये मतलब एक ऑक्यूपेशन के जन्य भी वात प्रकोप होता है, ये सब हेतु रहते हैं। अब डायग्नोसिस अगर देखेंगे, हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिस्ट्री टेकिंग। आपको पूरा ये देखना चाहिए कि पेशेंट का नाम क्या है, कब से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसका हेतु क्या है, उसके बाद में उसका काम कैसा है,
पूर्व व्याधि हुआ है क्या। बहुत सारे बार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ज्वर हुआ रहता है और ज्वर की चिकित्सा नहीं रहती हुई रहती है, आम पचन नहीं हुआ रहता है और ज्वर को ऐसे सबसाइड कर दिया जाता है। उसके वजह से आम वात जन्य संप्राप्ति होती है, वातरक्त जन्य संप्राप्ति होती है और उसके वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। इसीलिए हमें हिस्ट्री टेकिंग यह लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एग्जामिन करना है हमें कि पेशेंट का मूवमेंट कितना डिग्री तक मूवमेंट हो पा रहा है, ऐसा हो पा रहा है या ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पूरी अच्छी तरह से आप लोग को एग्जामिन करना है। जब आप लोग एग्जामिन करेंगे तभी आप लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा वर्टिब्रास में पेन हो रहा है, मसल्स का है पेन की, बोन्स का है कि जॉइंट्स का है, क्या पेन है। तो इसलिए एग्जामिन करना, और कोई शर्माएगा नहीं। आप लोग चिकित्सक हैं, आप लोग का फर्ज है कि पेशेंट को अच्छी तरह से समझना। जब तक व्याधि नहीं समझ आएगा आप लोग चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। और फिर ये भी देखना है कि कंजेनेटल डिफॉर्मिटी है क्या, मतलब जन्मजात कुछ प्रॉब्लम है क्या पेशेंट को, यह जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि 8 वर्टिब्रास रहते हैं, 10 वर्टिब्रास रहते हैं कंजेनेटल डिफॉर्मिटी, और वो एक्सरे में दिख जाता है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास, ये नॉर्मली एवरेज सभी को रहता है, लेकिन किसी किसी में ज्यादा रहा, नेक बहुत बड़ा रहा, लंबा रहा, और उनको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता है। तो कंजेनेटल डिफॉर्मिटी है क्या और उसके वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है क्या, ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। जैसे हाथ को सीधा करिए और उसको मतलब ये उंगली हिलाने को बोलिए, दूसरा उंगलियां हिलाने को बोलिए, उसको कुछ पेन हो रहा है क्या, नमनेस हो रहा है क्या। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनको जरूर पेन हो रहा होता है, कुछ उंगली को ऊपर नीचे करते टाइम या हाथ ऊपर उठाते टाइम, हाथ को घुमाते टाइम, जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, अडक्शन, ये सारे मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा है एनाटॉमी में। तो ये सारे मूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं, ये पूरा चेक करना जरूरी है। पेशेंट को लिटा दीजिए सुपाइन पोजीशन में या प्रोन पोजीशन में सुला दीजिए, बिठा के हर तरह से हमें एग्जामिन करना है, आगे पीछे सब तरह से एग्जामिन करना है। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर देखना है कि ऐसे ऊपर हाथ उठाते हैं तो झंझनाहट हो रही है क्या, मतलब टिंगलिंग हो रहा है क्या, चीटियां काटने जैसा हो रहा है क्या। चीटियां काटने जैसा अगर हो रहा है तो हमें समझना है कि वायु की वजह से है। तो ये इस तरह से एग्जामिनेशन कर देना है। उसी तरह से उसका ग्रिप स्ट्रेंथ कितना है, उसको पकड़ के देखिए, बोलिए मुझे पकड़ो, मुझे ऐसे हाथ दबाओ। लड़की है तो हाथ नहीं दबाने दो, 2 चपाट मारेगी, ऐसा नहीं। मतलब हमें ना एक जेंटलमैन रहना चाहिए। मतलब उसको कुछ और चीज बोलिए कि आप कुछ, हमारा ये माउस है इसको पकड़ के दिखाओ, उसका ग्रिप कैसा है, हमें हमें हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो ग्रिप स्ट्रेंथ देखना है। फिर फेसिकुलेशन, फड़फड़ हो रहा है कि नहीं, जो स्फुरन बोलते हैं, फेसिकुलेशन हो रहा है क्या, या फिर मसल वेस्टिंग है क्या, मसल्स कहीं कहीं सूख गए क्या। बहुत सारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट आते हैं कि उनके जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स सूख जाते हैं, डेल्टोइड मसल सूख जाते हैं, या इधर के कोई मसल सूख जाते हैं, वो हमें मसल वेस्टिंग को चेक करना है अच्छे तरह से। उसके बाद में रंबर साइन एक रहता है, वह देखना है। उसके बारे में मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा, आगे के लेक्चर में बताऊंगा। फिर उसके बाद में सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है और सुपिनेटर जर्क देखना है, नी जर्क देखना है। उसके बाद में प्लांटर रिफ्लेक्सेस देखना है, पैरों की उंगलियों का उसका रिफ्लेक्स कैसा है। उसके बाद में आप लोगों को मालूम है वो नी जर्क करके चेक करते हैं, वो देखना है। यहाँ का देखना है, वो जो आप एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, मैं कल दिखाऊंगा, उसको ऐसे मार के और देखना है कि वो जर्क हो रहा है कि नहीं, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद में डायबिटीज है कि नहीं, अगर डायबिटीज मिलाइटस है तो उससे हमें ये पता चलता है कि वहां पे नाड़ियां सड़ रही हैं, मसल्स वीक हो रहे हैं, जिसको हम लोग सड़ना से अच्छा है शिथिलता हो रही है, वहां पे मसल्स का बहुत ज्यादा शिथिल पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लूज पड़ रहे हैं, नर्व्स भी लूज पड़ रहे हैं, वर्टिब्रास भी लूज पड़ रहे हैं, जॉइंट्स भी लूज पड़ रहे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, उससे हमको कंफर्म हो जाता है कि इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। पहले ओपीडी लेवल पे करिए और फिर बाद में जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसका सहारा लीजिए। उसके बाद में ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, चिकित्सा का मौलिक सिद्धांत आयुर्वेद के हिसाब से। मॉडर्न का जो है उनको प्रणाम करता हूं मैं, मॉडर्न साइंस बहुत ग्रेट साइंस है, मैं किसी का गलत नहीं मानता हूँ, मैं बस आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए आया हूँ। और मैं अपने चिकित्सकों से यही अपेक्षा करता हूँ कि केवल किसी की बुराई मत करिए, बस आप लोग क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो इसमें हमें पहले तो आयुर्वेद का सिद्धांत देखना है। जितने भी संधियां हैं वो किसका स्थान है, तो कफ का स्थान है, श्लेषक कफ का स्थान है। और यहाँ पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में वात और कफ इसका प्रॉब्लम हुआ रहता है, वायु का रुक्षकोण बढ़ा हुआ रहता है,
कफ का स्निग्ध गुण गुण कम हुआ रहता है। ये इसलिए बात कफात्मक संप्राप्ति ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में जब आवरण जन्य, जब एक्यूट कंडीशन रहती है वो आवरण जन्य रहती है, क्रॉनिक कंडीशन रहती है वो धातु क्षय की कंडीशन रहती है। धातु क्षय को समझना है, ये क्रॉनिकसिटी कितनी है, और एक्यूट कंडीशन है तो आवरण जन्य है। उसमें क्या आवरण जन्य है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दो मेन इसमें डिवाइड कर देना है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को, एक्यूट है कि क्रॉनिक है। एक्यूट है तो आवरण जन्य है, क्रॉनिक है बहुत पुराना है तो धातु क्षयात्मक है। ये क्लियर क्लियर हमें बाउंड्री तैयार कर लेनी है। उसके बाद में एक्यूट फेज जब आता है, आवरण जन्य होता है, तो उसमें एक्यूट हर्निएटेड डिस्क, मतलब हर्निया, मतलब वहां पे इतना जोर से ऐसा ये हो रहता है, मतलब कॉम्प्रेस हुआ रहता है कि कुछ भाग जो रहता है हर्निएशन होके बाहर आ जाता है। वो बोन का ही भाग रहता है जो हर्निएशन की तरफ बाहर निकल गया होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा चाहिए कि सभी लोगों को समझ आए, छोटी छोटी बात। उसको हमें देखते हैं तो जब हर्निएशन है वहां पर कफावृतवात ऐसा हमें दिखाई देता है। कफावृत, कफ ने आवरण कर दिया है वायु को, वायु अंदर है और कफ ने आवरण करके हर्निएशन ऐसा कर दिया है। उसी आप लोग को कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से बताऊंगा। उसी तरह से आशयापकर्ष गति, आशय से अपकर्ष बाहर निकाल दिया है। मतलब हर्निएशन क्यों हुआ है कि आशय में वो अस्थि को रहना चाहिए, हर्निएशन वाले भाग को, वह आशयापकर्ष गति बाहर निकाल दिया है, ऐसा कंडीशन होता है। उसी तरह से क्रॉनिक डीजनरेशन जब रहता है, मतलब पुराना धातु क्षय जब रहता है, तो वहां पे धातुओं का क्षय घिस जाती हैं, हड्डियां घिस गई हैं, एक दूसरे पे टकरा रही हैं और वहां पे पेन हो रहा होता है। ये धातु क्षयजन्य क्रॉनिक अवस्था रहती है। तो ट्रीटमेंट भी दोनों का अलग रहता है। धातु क्षयजन्य जो क्रॉनिक रहता है उसका अलग रहता है। आवरण जन्य, कफ ने वायु को आवृत कर दिया है। मतलब आवरण का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेन किसका स्थान है, तो कफ का स्थान है। यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स अंदर घुस गए हैं और कफ ने आवरण किया, विकृत कफ ने आवरण कर दिया है, और वो आवरण करके वायु को अंदर अंदर बैठा हुआ है। जैसे कि आपने किसी को अंदर ऐसे कंबल ओढ़ के पूरा ढक दिया, इस तरह से वायु को कफ ने आवृत कर दिया है। ऐसा कफावृत वात रहता है। और दूसरा हर्निएशन रहता है, तो मतलब आशयापकर्ष गति। ये मैं सिंपल सिंपल आयुर्वेद की भाषा से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारे सर ने सिखाया है, बेसिक बेसिक चीजें। तो हमें चिकित्सा इसके हिसाब से करने में बहुत इजी जाता है। अब इसको अगर हम लोग ये देखते हैं, कफावृत वात हर चिकित्सा, कफ और वायु, वात को कफ ने आवरण कर दिया है, अंदर वायु बैठा है, शैतान बच्चा है, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो शैतानी करेगा, लेकिन उसको किसी ने दबोच के अंदर पकड़ के रख लिया है, वो शैतानी करेगा। शैतानी करेगा तो वो हर्निएशन करेगा, बाहर की तरफ वो निकाल देगा। कफ ने आवरण किया, उसको पसंद नहीं है कि किसी ने मुझे आवरण करके ऐसे दबा के रखा है, इसलिए हर्निएशन करने लगता है। अब इसमें चिकित्सा है तो कफावृतवात की चिकित्सा करनी है, तो इसमें हमें क्या करना है, रासना सप्तक कषायम, ये बेस्ट है कि कफ का आवरण निकालता है और वायु जो अंदर है, जो शैतान बच्चा है, उसको आजाद करता है, वो उधर से निकाल देता है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन कम हो जाता है, क्योंकि जहां पर भी वायु रहेगा एयर मॉलिक्यूल्स धाड़ धूड़ मारा पीटी ऐसे करेगा। तो यहां पर शैतान बच्चा को निकालना बहुत जरूरी है। सॉरी, मैं आप लोगों को आपकी भाषा में समझ आए इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। असल में आचार्य लोगों को ये सब चीज दिखता था कि एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे अंदर है, कफावृतवात है, तो क्या क्या संप्राप्ति हो रही है, आप लोगों को समझ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शैतान बच्चे को निकालना बहुत जरूरी है। वहां पर वो शैतानी कर रहा है वो, तो इसलिए रासना सप्तकवात है, वो कफ का भी शमन करेगा और आवरण जन्य संप्राप्ति को निकालेगा और शैतान बच्चे को वहां से खदेड़ देगा। ये चिकित्सा है तो रासना सप्तक कषायम है। इसी तरह से रासना लहसुन आदि कषायम, रासना है और लहसुन, इसको मिक्स करके जो कषाय बनाया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये सहस्त्र युगम में सारे पाठ है, आप सहस्त्र युगम साउथ इंडिया की किताबें हैं उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये केवल लिखी हुई नहीं है, ये हम प्रैक्टिशनर हैं, हम यूज करते हैं, हमें बहुत अच्छा फायदा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में। इसी तरह से वर्ण आदि कषायम है, अष्टवर्ग कषायम, जिसमें जीवनीय गण जो है उसमें जीवा को ऋषभक हटा दिया, तो फिर मेदा, महामेदा, काकोली, शिर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, 8 चीजें हैं। जीवा को ऋषभक नहीं मिल रहा है तो अष्टवर्ग से भी च्यवनप्राश आप लोग बनाते हैं। तो यह क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। जीवनीय गण जीवन देने का कार्य है रक्त का, और रक्त जो है वो रक्त का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो अगर ब्लड अच्छा जाएगा और शैतान बच्चे को निकाल दिया तो बहुत अच्छा, इसलिए अष्टवर्ग कषायम बोला है। इसी तरह से रासना पंचक कषायम,
फिर रासना शुंठी आदि कषायम, शुंठी जो है वो वायु का शमन करता है, कफ का भी शमन करता है, क्योंकि शुंठी उष्ण रहता है, भले वो मधुर विपाक रहे, लेकिन वह क्या करता है कि वायु का रुक्ष रुक्ष गुण बढ़ा है, लेकिन शीत गुण बढ़ा हुआ है, वायु की वजह से स्तंभ हो रहा है वहां पे, मतलब मसल्स जो है ये नहीं हो रहे। शैतान बच्चा बैठ गया तो दूसरे को काम नहीं करने देगा। आप 10 शैतान बच्चों को लेके आके अपने क्लिनिक में बैठाइए, तो वो एक तो धाड़ धूड़ करेंगे और आपका काम नहीं करने देंगे। इसीलिए उनको शांत कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको पनिश करते हैं। पनिश करना मतलब शुंठी, रासना शुंठी आदि कषायम, शुंठी जो है वो उनको एकदम बराबर लेके आ जाता है, उष्ण रहता है, उनका शीत गुण को, वायु के शीत गुण को, वायु अकेला नहीं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो उनको शमन कर देता है, इसलिए रासना शुंठी आदि कषायम। इसी तरह से महारासनादि कषायम है, यह भी कफावृत वातजन्य जो संप्राप्ति है उसको ठीक कर देता है, इसलिए भद्रदारवादी कषायम, भद्रदारु मतलब देवदारु, भद्रदारवादी कषायम, ये भी सहस्त्र योग में बताया, ये भी वात शामक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ये सारे जो कषाय है, इसका 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, ये जब हम देते हैं ना तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन जो है वह कम हो जाता है, क्योंकि शैतान बच्चे को हमने निकाल दिया। मेरे क्लिनिक में शैतान बच्चे आ गए तो मुझे काम नहीं करने देंगे, इसलिए उनकी चिकित्सा क्या है कि उन सबको निकाल दो वहां से। जब वो निकाल देंगे तो फिर आवरण जन्य संप्राप्ति ठीक हो जाएगी, फिर प्राकृत कफ वहां रहेगा, जो मतलब विकृत कफ ने वायु को रोका हुआ था। वायु क्यों वहां शैतान बच्चे क्यों गए, क्योंकि ऐसा आहार विहार किया गया, मतलब अध्व शोषण, बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स गए, अध्व के वजह से हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की वजह से। मैंने हेतु बताया, वहीं पर वायु या वेगों को धारण किया, हमने वेग को धारण किया, अपान वायु जाके प्राण वायु को विकृत कर रही है, व्यान वायु को कर रही है, और वहां जाके वायु शैतान बच्चे जाके बैठ रहे हैं। इसका हेतु सेवन तो मनुष्य ही करता है, इसीलिए वो बच्चे जाके बिगड़ के उधर हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को कौन बिगाड़ता है, तो माता पिता और जो आसपास के लोग रहते हैं वही बिगाड़ते हैं। बच्चा आते आते सिगरेट और बीड़ी तंबाकू नहीं होता, उसके वो एनवायरनमेंट सराउंडिंग रहता है जो बच्चे शैतान हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हेतु सेवन किया जा रहा है, उसकी वजह से शैतानी उनमें आ गई है। अब क्या है कि आप लोग देखेंगे कि गुरुकुल में बच्चे थे शैतान नहीं होते थे, क्योंकि उनके बचपन से संस्कार ऐसे दिए जाते थे। तो इसी तरह से जब वायु का अगर सेवन नहीं किया जाए, दिनचर्या ऋतुचर्या इन सब का पालन किया जाए, तो वायु कंट्रोल में रहता है। इसको हम बोलते हैं संस्कारित, मतलब संस्कार वाला वायु। जो विकृत मिथ्याहार विहार किया जाएगा, अति मैथुन किया जाएगा, रात्रि जागरण किया जाएगा, और पेट साफ ना, लेट तक सोया जाएगा, रात रात भर मोबाइल में चैटिंग किया जाएगा, तो वायु प्रकोपित हो जाता है। ये सब हेतु रहता है, तो वायु जो है वो शैतान हो जाता है बहुत ज्यादा। आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझ है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अब इसी तरह से अब चिकित्सा देना है और चूर्ण देना है, तो चूर्ण में अश्वगंधा चूर्णम बेस्ट है। अश्वगंधा का चूर्ण जो रहता है वायु का शमन करता है। अश्वगंधा उष्ण रहता है, वो वायु का शीत गुण को शमन करता है, और बृहणीय गण में मधुर रसात्मक रहता है वायु का शमन करने के लिए। तो अश्वगंधा चूर्ण बल भी देता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है, वहां पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को भी, मतलब वहां से वायु का शमन करके बल देता है। इसलिए एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ अगर दे दिया जाए अश्वगंधा चूर्ण, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बला चूर्ण, यह बृहणीय गण में है, और बला जो है यह भी एक एक चम्मच सुबह शाम दे दिया जाए तो यह भी मधुर मधुर शीत होता है, मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक रहता है। शीत वीर्यात्मक हो के भी इसका मेन काम मधुर रस है, और यह बृहणीय है। इसका शीत गुण इतना शीत नहीं है, इतना ठंडा नहीं है कि वायु को प्रकोपित कर देगा। इसका जो शीत है वो केवल शीत है, यहां पर मधुर रस से काम करता है। वायु का रुक्ष गुण जो बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर रुक्ष गुण के अपोजिट स्निग्ध रहता है बला, इसलिए यहाँ पर बला जो है वह वायु का शमन करता है, बल मिलता है, वायु निकल जाता है। इसी तरह से कपिकच्छु चूर्णम, कपिकच्छु भी आप लोगों को पता है वृक्ष रहता है, तो रीजनरेट करता है। कपिकच्छु का चूर्ण जितना लेंगे शुक्र धातु बनेगा, और शुक्र धातु जितना बनेगा तो उतना ये जो डिजनरेटिव चेंजेस है या फिर वहां वायु विकृत हुआ है उन सबको ये शमन करेगा। तो ये मैंने बता दिया कफावृत वात के लिए ये बहुत उपयोगी चूर्ण है। इसी तरह से गुल्लिकाएं देखेंगे तो ऐसा चीज चाहिए जो मतलब वहां पे हर्निएशन हो गया है, या फिर वहां पर मतलब ये हो रहा है, विकृति हो रही है, तो वहां पर कुछ संधान करने वाले एक एक बोन्स जो है वर्टिब्रास के, उसको संधान करके जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर जोड़ेंगे नहीं तो वो फिर वायु वहां जाके एक्युमुलेट हो जाएगा बोन्स के अंदर भी और ज्वाइंट्स के अंदर भी। तो वहां संधान कर, जितना पार्थिवता हम बढ़ाएंगे वहां पर वायु उतना ही निकल जाएगा। तो पार्थिव अंश को बढ़ाने के लिए आभा गुगुल जो है वो संधानीय गण में उसके कंटेंट्स जितने हैं सब संधानीय गण के हैं, तो आभा गुगुल दो दो गुली सुबह शाम दे दिया जाए तो ये कफावृत वातजन्य जो
ये एक्यूट फेज में जो ये है, और गूगल है वो खुद ही पेन किलर है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से रासना गुगुल, रासना गुगुल जो है, गुगुल भी है और रासना भी, वात शामक भी है, और वहां पे शोथ है, सूजन है, उन सबको ये ठीक कर देता है। इसी तरह से नवक गुगुल जो है वह कफ की चिकित्सा है, वायु की चिकित्सा के लिए नवक गुगुल हम लोग उसका मोटापे में भी देते हैं, जहां मेदावृत वात रहता है, इंसान ओबेस ओबेस रहता है, इसी का नवक गुगुल में जो कंटेंट्स है आप लोग देखेंगे, मैं कभी पढ़ाऊंगा, उसका भी प्रयोग कफावृत वातजन्य जो एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। दो दो गोली सुबह शाम। इसी तरह से योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल दो दो गोली सुबह शाम देते हैं, एक्यूट सर्वाइकल पेन में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से तेल का स्नेहपान करें, क्योंकि रुक्ष गुण यहाँ बढ़ गया है, श्लेषक कफ कम हो गया है। आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं कि रुक्ष गुण से वायु प्रकुपित होता है, जॉइंट्स में कटकट होता है, वहां पर स्नेहन करना जरूरी है। आप उसको बस्ती के रूप में करिए, पीने के रूप में करिए, नस्य के रूप में करिए, कर्ण पुरण से करिए, अभ्यंग से करिए, यहाँ पर ग्रीवा बस्ती करिए, शिरोबस्ती, शिरोधारा, कुछ भी करिए, स्नेह होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कार्पास हस्त्यादि कषाय तैलम, कार्पास हस्त्यादि तैलम जो है ये 10 ml सुबह, 10 ml शाम को अगर पीने के लिए दे दिया जाए तो यहाँ पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, क्योंकि वो पचेगा कार्पास हस्त्यादि, और 10 ml बहुत सफिशिएंट रहता है, वो इतना पचेगा आहार रस के साथ जाके, और जहां जहां डेफिशिएंसी है खले कपूत ने ऐसे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहां स्नेहन हो जाएगा, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से पिण्याक तेलम है, प्रसारण्यादि तेलम है, धन्वंतर तेलम है, शीरबला तेलम है, महानारायण तेलम है, ऐसे बहुत सारे तेल हैं, ग्रुप ऑफ मेडिसिन बहुत सारे हैं, मैं यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि विस्तार तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इन सब का आप जब प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। एक तो ये देखना है कि तेल पिला रहे हैं आप पेशेंट को तो पैलेटेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने मुरीवेणा तेल पीने के लिए बोल दिया, पेशेंट को वॉमिटिंग आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, वो तेल नहीं पिएगा। कोट्टम चुक्की आदि तेल बहुत गंदा स्मेल वाला होता है, मेडिसिन है लेकिन उसका स्मेल अच्छा नहीं होता, पेशेंट नहीं पिएगा। तो हमें पैलेटेबिलिटी भी देखना है, पेशेंट का टेस्ट भी देखना है, उस हिसाब से दीजिए। नहीं तो और ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो हम लोग कफ वातर लेप लगा सकते हैं। वहां पर लेप लगाने के लिए आपको क्या करना है कि कोट्टम चुक्क्यादि चूर्णम करके आता है, सहस्त्र योगम में उसके बारे में बताया है। कोट्टम चुक्क्यादि चूर्णम है, रासनादि चूर्णम है, नागरादि चूर्णम है, ये सारे सहस्त्र योगम में बताए हैं। नागरादि चूर्ण, क्योंकि नागर मतलब शुंठी, शुंठी ऐसे जैसे द्रव्य हैं जो वहां पर वायु का शमन करते हैं, वेदना का शमन करते हैं, तो इसलिए नागरादि चूर्णम है, कोट्टम चुक्क्यादि चूर्णम है, रासनादि चूर्णम है, कोलकुलत्थादि चूर्णम है। कोलकुलत्थादि चूर्णम हम ओबेसिटी में भी यूज करते हैं, जहां पर मेदावृत वात रहता है, तो कोलकुलत्थादि चूर्णम का अगर लेप लगा दिया जाए तो पेशेंट का पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है और पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। उसी तरह, और ये जो है ना, ये सारे चूर्ण, ये इनको आते ही जैसे कि मच्छर आ गए घर में तो हम लोग क्या करते हैं, गुड नाइट लगाते हैं, तो फिर उससे कहते हैं मच्छरों को इरिटेशन होता है, वो भाग जाते हैं। इसी तरह से जो शैतान बच्चे यहाँ पे वायु के मॉलिक्यूल्स आ गए, जब हम ये लेप लगाते हैं तो वो इतना प्रभावशाली रहता है, मतलब उष्ण वीर्यात्मक रहता है, वेदना शामक रहता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी शोथ को कम करता है कि वो शैतान बच्चे अपने आप पास होके निकल जाते हैं। उसी तरह से अगर ये कोलकुलत्तादि चूर्णम को इमली का रस और या फिर ये जो रहता है कांजी के साथ अगर वहां पे अप्लाई कर दिया जाए, अम्ल रस से वायु का शमन करता है, तो इसलिए बहुत अच्छा यहाँ पे काम करता है, और सूक्ष्म स्त्रोतगामी भी रहता है कांजी, इसलिए उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से गर्म पानी का कपड़ा को करके और वहां सेक लेना है, या तवा पे गर्म कपड़ा करके वहां सेक लेना है, या नाड़ी स्वेद करना है, या वालुका स्वेद, वालुका स्वेद वृक्ष स्वेद करेंगे ना तो बालू में को पहले भून दीजिए कढ़ाई में और कपड़े में डाल के पोटली बना के और उससे सेकिए, इतना भी नहीं कि जल जाए, ऐसा नहीं, पहले देखना है कितना सहन हो सकता है। इसे जब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, पेशेंट हमारा ओपीडी लेवल पे भी ठीक हो जाता है। इसमें और बताते हैं, रुक्ष स्वेदम में हम लोग क्या करते हैं कि कुलत्थ लेते हैं, कुल्थी जो रहता है उसको 20 मिनट तक हम लोग सेक देते हैं, तो उससे क्या होता है, जब तक पसीना नहीं आता तब तक देना है। स्वेद प्रवृत्ति हुआ तो जो दोष अटके हुए हैं, शैतान बच्चा और उसके साथ में कफ भी शैतान है, वो मोटा ताजा है कफ, और ये जो वायु के मल पतले पतले हैं लेकिन बहुत शैतान है, तो ये कफ और वायु जो है, कफ पिघल जाता है, वहां पे जो स्त्यान है, लीन है, बहुत सारे कफ ये हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं दोष, और फिर वहां से निकल जाते हैं, तो वो वहां रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह से ऑयल शुरुआत में नहीं लगाना चाहिए। शुरुआत में अगर हमने ऑयल से मसाज करना शुरू कर दिया और कोई नर्व कंप्रेस हो गई तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, इसलिए पहले हमें रुक्ष स्वेद दे के थोड़ा पेन को सबसाइड करना है और सारे चूर्ण देने, बाद में स्नेह को तेल को गर्म करके तब करें, ताकि उस वहां पे कुछ ये ना हो, मतलब वहां तकलीफ ना हो।
क्योंकि स्तंभ है, फिर अंग ग्रह भी है वहां पे, ये इसीलिए तेल कुछ दिन के बाद लगाना चाहिए। जब एक्यूट फेज निकल गया, पेशेंट को जो रिलीफ मिल गया, तब हम लोग शमन स्नेहपान कराते हैं। शमन स्नेहपान में श्रेष्ठ जो चिकित्सा है वह क्या क्या है, तो गंध तेल आपने पढ़ा होगा, जहां पर फ्रैक्चर वगैरह होता है, और नेचुरल जिसमें तिल तेल से बना के गंध तेल बनाया जाता है, तो वह गंध तेल देना है 10-10 ड्रॉप, सुबह शाम दूध के साथ मिक्स करके पीने के लिए दे दीजिए, या गर्म पानी कोष्ण जल के साथ दे दीजिए, तो गंध तेलम से बहुत अच्छा फायदा होता है। धानवंतर तेलम 101 जो आवर्ती वाला रहता है वह बहुत ज्यादा स्नेहन करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। शीर बला तेलम 101 आवर्ती वाला, मतलब 101 बार पकाया हुआ तेल, वह भी पीने से 10 ड्रॉप तक, इतना भी पिएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गुगुल तिक्तक घृतम, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। वर्ण आदि घृतम, मैं ये जो भी बता रहा हूँ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, सब मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, तो ये सब का प्रयोग करिए। इन्हीं चीजों का, गंध तेल का नस्य देने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में फायदा होता है। धानवंतर तेलम का नस्य देने से फायदा होता है। शीर बला तेल का नस्य देने से फायदा होता है। बला तेल का नस्य देने से फायदा होता है। गुगुल तिक्ता घृतम का नस्य देने से फायदा होता है। वर्ण आदि घृतम का नस्य देने से फायदा होता है। आप लोग को शायद मालूम नहीं है, पुणे में एक बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, हर्डिकर हॉस्पिटल है, और एक संचेती हॉस्पिटल है। वहां के पास पेशेंट गए और डॉक्टर्स ने उनका 3-3 बार सर्जरी किया, यहाँ पे सर्वाइकल एरिया में। सर्जरी करने के बाद भी उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक नहीं हुआ, मतलब इतना पेन किलर खाने के बाद, इतना सर्जरी करने के बाद भी नहीं ठीक हुआ। और वो मेरे पास है, मैंने अपने आदरणीय गुरुजी के सिखाए हुए ज्ञान का भरपूर उपयोग किया। मेरे गुरुजी ने इतना मुझे सिखाया, इतना सिखाया ना, आप लोग सोच नहीं सकते, इतने अच्छे सर हैं। तो मैंने वही उपयोग करके नस से दिया पेशेंट को, किसी को गंध तेल का दिया, किसी को शीर बला तेल का दिया, किसी को धानवंतर तेल का दिया, बला तेल का दिया, गुगुल तिक्तक घृत का दिया, वर्ण आदि तेल का दिया। जब मैंने दिया उनको, 3 महीने का ड्यूरेशन मांगा मैंने, 3 महीने आपको 2 टाइम आना है, 15-15 ml डाला। आप लोग को सीखना है तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं सिखाऊंगा। वो नस से दिया, पेशेंट एकदम ओके हो गए। फिर वो डॉक्टर के पास गए असेस करने के लिए। पेशेंट जो है ना, हमारे पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आज, आज के जमाने में वो असेस करते हैं कि हमें पेन रिलीफ हुआ, एक बार चेक ठीक हुए कि नहीं, वो चेक करने फिर जाते हैं। जब चेक किया गया ना, तो पूरी तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो गया। बड़े बड़े जो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो लोग देख के बोलते हैं कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो मेरे पास डॉक्टर्स भेजे, मेरे दवाई का सैंपल लेके गए कि आपकी दवाई में स्टेरॉइड है क्या, या क्या डालते हैं आप। मैंने कहा स्टेरॉइड से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक होता है क्या? नहीं होता है। आयुर्वेद का वो कमाल है, शुद्ध आयुर्वेद का कमाल है। और नस से मैंने उनको समझाया, मैंने उनको फोन पे समझाया, मैं उनके पास मिला, मीटिंग किया, मैंने उनको बताया कि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि रुक्ष गुण बढ़ा है, श्लेषा कफ कफ हो गया है, ऐसे मैंने अपनी भाषा में समझाया। उन लोगों को समझ आ गया, और उन्होंने कहा कि सच में आयुर्वेद साइंस जो है ये बेस्ट है। हमें हमें ना ये क्या करना है कि एक्सेप्टेबिलिटी को पब्लिक और डॉक्टर्स कब एक्सेप्ट करेंगे, जब हम रिजल्ट देंगे। इसीलिए आप लोग नस्य का प्रयोग करिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आसावरिश दे सकते हैं, जो अग्नि को भी बढ़ाए, क्योंकि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, सारे रोग जो होते हैं वो मंद अग्नि की वजह से ही होते हैं। तो हमें ऐसे वात शामक द्रव्य देने जो शैतान बच्चे को भी निकाले, अग्नि को भी प्रदीप्त करे, कि बच्चे वहां आ ही ना पाए। इसीलिए अश्वगंधारिष्टम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, ये दे सकते हैं। या बलारिष्टम दे सकते। सारी दवाइयां नहीं देनी है, सारा दवाई देंगे तो पेशेंट खाएगा कैसे। हमें इसमें से चूज करना है कि पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, हमें हर पेशेंट में युक्तिपूर्वक चूज करना है। लेकिन आप इस तरह का एक गाइडलाइन है कि आप लोग इनका यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा रिष्टम है, बलारिष्टम है, देवदारवादी रिष्टम है, वर्णादिक रिष्टम है, उसी तरह से गुगुल तिक्तम अरिष्टम है। ये सारे सहस्त्र रोग में बताए हैं जो वात शामक आसवरिष्ट है। इनका प्रयोग 45 ml सुबह, 45 ml शाम को देते हैं। तो एक्यूट फेज के बाद का जो सेकंड स्टेज है, जब पेन कम हो गया है, तब हम देते हैं, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके बाद में आता है कि अभ्यंग करना है वहां पे। जब पेन कम हो गया, मसल्स रिलैक्स हो गए, अब हम आगे के स्टेज में जा रहे हैं कि हमें ठीक करना है। ट्रीटमेंट के भी स्टेजेस रहते हैं। तब हमें कोट्टम चुक्क्यादि तेलम, उसको कोष्ण करके और उसका अभ्यंग करना है। यहाँ पर रोज मसाज करना है। हम जितना मसाज करेंगे उतना मसल्स में हो जाएगा, स्टिफनेस कम होते जाएगा। कुट्टम चुक्क्यादि तेलम मसल स्टिफनेस में बेस्ट दवाई है। उसी तरह से प्रसारण्यादि तेलम है, कार्पास हस्त्यादि तेलम है,
धान्वंतर तेलम है, माश तेलम है, सहचरादि तेलम है। इतना बढ़िया काम करते हैं ना वो, जितना एब्जॉर्ब होता है। या फिर आप इस यही सब तेल का ग्रीवा बस्ती कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है जानु बस्ती कैसे होता है, हृद बस्ती, कट्टी बस्ती कैसे होता है। उसी तरह से पेशेंट को लिटा देना है प्रोन पोजीशन में, और वो जो उड़ीद का जो आटा का जो लोहिया होता है वो लगा के और वहां पर तेल भर के रखना है। जितना देर आप रखेंगे वो तेल अब्जॉर्ब होगा और पेशेंट का स्नेहन होने से ये रिलैक्स हो जाएगा। इसीलिए कुट्टम चुक्की आदि तेलम का प्रयोग करिए, प्रसारण्य आदि तेलम का प्रयोग करिए, कार्पास हस्त्यादि तेलम का प्रयोग करिए, धान्वंतर तेल का प्रयोग करिए, माश तेल का प्रयोग करिए, सहचरादि तेल का प्रयोग करिए। इसमें से कोई भी चूज करेंगे 100% फायदा होगा। इसी तरह से प्रभंजन तेलम है, ये उष्ण वीर्यात्मक तेल रहता है। उसको इंटरनली भी यूज कर सकते हैं 10 ml तक, और एक्सटर्नली भी अभ्यंग के लिए, ग्रीवावस्था के लिए, नस्य के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और तेल है, जैसे रासनादि तेलम है, या फिर आप रासना चूर्ण लीजिए और शीरबला तेल, इसको मिक्स करके और फिर मसाज करिए। तो लहसुन जो है वो आवरण जन्य संप्राप्ति, क्योंकि यहाँ पर कफावृत बात है, तो इसलिए लहसुन आदि चूर्णम है उसका प्रयोग शीरबला तेल के साथ मिक्स करके और फिर अभ्यंग करना है। बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से हमारे सर बताते हैं मोचरस सिद्ध शीरबला तेल, या फिर सिंपल शीरबला तेल का नस्य करने से फायदा होता है। शीरबला जो है उसमें दूध है, फिर तिल तेल है, बला नाम की वनस्पति है, उसको सिद्ध किया गया है, तो वह उत्तम वेदना शामक है, बृहण कार्य करता है, और शैतान बच्चे को परमानेंट वहां पे बैन कर देता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि वहां पर वो बच्चे को एंट्री नहीं होती है, परमानेंट बंद कर दिया जाता है कि वहां पे शैतान बच्चे नहीं आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर शीरबला तिल का लहसुन आदि चूर्ण के साथ प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी कफावृत वात है तो शिरोवरेचन कराया जाता है, जहाँ पे कफ बहुत ज्यादा है, शिरो गुरुता हो गई है, बहुत हेडेक हो रहा है, सर्दी प्रतिशय भी है और कफावृत वात भी है, और बहुत ज्यादा सर्दी खांसी और कफ जब जमा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि सरसों का तेल का नस्य करते हैं। ज्योतिषमती तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, बहुत सारे तेल हैं वह डालते हैं, कफ को निकालते हैं, तो पेशेंट को यहाँ पे रिलैक्स होता है क्योंकि कफ ने आवरण कर दिया है। उसी तरह से जब हमने शिरोविरेचन करा दिया तेल से, उसके बाद में बृहण नस्य देते हैं। बृहण नस्य मतलब जो बल देता है, स्ट्रेंथ देता है मसल्स को, तो वहां पे शीरबला तेल मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे लोगों को देता हूं। आप लोग आना है तो देखिए, 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का नस्य 2 टाइम में देता हूं, 15-15 ml। तो पेशेंट का बृहण होता है, स्नेहन होता है, बल मिलता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग ये ऊर्ध्व जत्रु विकारेशु ऐसा बताया कि ऊर्ध्व जत्रु विकारेशु निशी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रात के समय में गुकुल तिक्त घृतम या वर्ण आदि घृतम सुबह शाम हम लोग देते हैं दूध के साथ मिक्स करके, और फिर वो पिला देते हैं, तो फिर उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। गुकुल तिक्तम और वर्ण आदि घृतम। और ऊर्ध्व जत्रु विकारेशु निशी, जो ऊर्ध्व जत्रु विकार है उसमें रात को ही ट्रीटमेंट देना सही रहता है, ये इन्होंने बताया। क्योंकि हम लोग जैसे अपान वायु पे काम करना है तो हम खाने के पहले देते हैं, व्यानोदान पे करते हैं तो खाने के बाद देते हैं, प्राण वायु पे काम करना है, इंद्रियों पे काम करना है तो हम रसायन काल में सुबह देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। समान वायु पे काम करना है तो खाने 2-3 ग्लास खाना खा लिया, फिर हमने मेडिसिन खाया, फिर उसके बाद में बाकी खाना खाया, तो समान वायु पे काम करता है। इसी तरह से ऊर्ध्व जत्रु विकारेशु निशी, रात के टाइम पे ऊर्ध्व जत्रु विकारों में नस्य या कोई भी चीज है वो देना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। तो इसलिए 5 से 10 ml तक गुकुल तिक्तम घृतम या वर्ण आदि घृतम ऐसे कुछ खाने को लिए रोज दे दीजिए दूध के साथ मिक्स कर पीने के लिए, 100% पेशेंट को फायदा होता है। इसी तरह से नर्व्स रूट को, यहाँ पर नर्व्स का स्पाइनल नर्व्स भी बहुत कॉम्प्रेस हो रही है, उनको भी रिलैक्स होना जरूरी है। रिलैक्स होने के साथ उनमें स्ट्रेंथ आना जरूरी है, क्योंकि हम जब अस्थि पे काम कर रहे हैं, संधियों पे काम कर रहे हैं, रस धातु पे काम कर रहे हैं, रक्त पे कर रहे हैं, तो हम लोग मज्जा तंतु पे क्यों नहीं करेंगे। तो मज्जा तंतुओं को ताकत देने के लिए अश्वगंधारिष्टम, बलारिष्टम, बृहत्वाद, अब जो पेशेंट जितना अफोर्ड कर सकता है, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक की चिंतामणि रस, फिर जय मंगल रस, फिर उसके बाद में अगर टाइफाइड फीवर की जैसी हिस्ट्री है और वो पेन हो रहा है तो जय मंगल रस बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से वात गजांकुश रस, रसकल्प में देखेंगे तो महावात विध्वंसक रस, समीर गज केसरी रस, वात गजांकुश हो गया। गुगुल कल्प देख रहे तो महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, फिर उसके बाद में आभा गुगुल, ये बहुत सारे गुगुल कल्पना है, योगराज गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, बहुत सारे गुगुल कल्पना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिसिन है। जो संप्राप्ति, जैसे वात्रक जन्य संप्राप्ति दिख रही है तो कैशोर गुगुल और पंचतिक्त घृत गुगुल का अच्छा रहता है। जब आम भी बहुत ज्यादा है तो महायोगराज गुगुल जो रौप्य युक्त आता है वह देते हैं। अगर आम उतना नहीं है तो योगराज गुगुल देते हैं।
अगर वहां पे बोन्स बहुत वीक हो गए हैं, कैल्शियम ब्लड टेस्ट में कम आ रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, तो वहाँ लाक्षादि गुगुल, फिर प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, फिर प्रवाल पंचामृत, कामदूधारस, वो जो कैल्शियम के सुधाकल्प है वह सब दे देते हैं कि कैल्शियम की कमी जो है वो ठीक हो जाए। अगर वहां पे बहुत ज्यादा खिंचाव है तो गुगुल तिक्ता घृतम, नरसिंह रसायन, ये सब दे देते हैं खाने के लिए। तो इससे बहुत अच्छा, जैसा कंडीशन है वैसा हम लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हर पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का होगा ऐसा नहीं है। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक्यूट फेज में है उनकी मैंने चिकित्सा बताया। अब इसके बाद में पेन को कम करना है। पेशेंट हमारे पास आ रहा है कि उसका दर्द कम हो, वेदना का शमन हो, उसके लिए बात कफात्मक चिकित्सा है, वह मैं कल बताऊंगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पार्ट 2। क्योंकि 8 बज गया है, आप लोग को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और हम लोग ये 3-4 दिन में पढ़ करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक दिन में होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने कंटिन्यू बोला, मैं भी थक गया हूँ। और आप लोग के जो प्रश्न है उसको आप लोग लिखिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो यहाँ पर हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। देखिए आज कितना अच्छा 140 व्यूइंग है जूम फेसबुक लाइव पे। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं पुष्कर मूल अर्जुन ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन भी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। वाह, आप कितने भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक राजकुमार धवन जी ने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बताया। सब लोग अपना अपना अनुभव डालिए। और आप लोग का हर अनुभव यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, लिखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। किसी ना किसी जो दुखी आत्मा है, पेशेंट है, उनको ये फायदा ही देने वाला है, यह सोच के आप लोग लिखिए। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक ना जयपुर के डॉक्टर हैं, उनका नाम है अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं कि पेन के लिए इसमें वात गजांकुश के साथ और क्या ऑप्शन है। वात गजांकुश के साथ आपको रासना सप्तक वात है, दशमूल का काढ़ा दीजिए, दशमूला रिश दीजिए, कोई भी एक अनुपान करके, या गुगुल तिक्ता घृतम दीजिए, अश्वगंधा रिश दीजिए, कुछ भी करिए, अच्छा दवाई दीजिए। डॉक्टर आरती जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं कि त्रयोदशांग गुगुल ऑल्सो हेल्प्स। नो सर, देखिए कितना बढ़िया बताया, त्रयोदशांग गुगुल। सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं आप लोग को सैल्यूट करता हूँ कि इतने अच्छे चिकित्सक हैं आप लोग। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकजा पाटिल जी बोल रहे हैं लाक्षा गुगुल दर्द के लिए भी दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। लाक्षा जो है उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है और वह संधान करता है, बोन डेंसिटी को अच्छा करता है, बोन का कॉम्पैक्टनेस जो है, पार्थिवता रहता है उसको वो अच्छा करता है, और अस्थि धातु को बल देता है। इसलिए दर्द के लिए वहां पे वेदना है, शैतान बच्चे को निकालना है, तो गूगल कल्प दीजिए, लाक्षा दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को वो दिमाग में याद रहे, इसलिए मैं बताता हूँ। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक त्यागी जी बोल रहे हैं कि वेरी नाइस प्रेजेंटेशन अबाउट कपि कच्चू चूर्णम, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर चौधरी अवधेश जी बोल रहे हैं कि अश्वगंधा तेलम, वाह बढ़िया, यही तो होता है संभाषा बुद्धि वर्धनम श्रेष्ठा। बुद्धि बढ़ाने में श्रेष्ठ क्या है, तो संभाषा है। जितना डिस्कस कर रहे हैं आप लोग, अभी तो आप लिख रहे हैं, आप लोग संभाषा में आइए तो आप डिस्कस करें, जितना डिस्कस करेंगे उतना ज्ञान वर्धन होगा। कुछ आपके अनुभव है, कुछ मेरे हैं, कुछ दूसरे लोग के हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी थैंक यू आपका, ये बोल रहे हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन इन सिंपल लैंग्वेज, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कि नस से भी दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी बोल रहे हैं शीर बलाय 101 क्या स्नेहन नहीं करेगा, 100% करेगा। उसका तो उतना गुण है कि वह थोड़ा मात्रा में भी ज्यादा काम करता है। 101 मतलब वो पोटेंसी बहुत अच्छी है, तो ये स्नेहन भी करता है, बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकजा जी बोल रहे हैं सर घृत या तेल की कैप्सूल कैसी होती है, ओरली नहीं लेते हैं, ठीक है ना, आप कैप्सूल फॉर्म में दीजिए, स्नेहन होना चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, और हमें हमें ये देखना है कि उसको कितना जरूरत है। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कैप्सूल देंगे तो धीरे धीरे स्नेहन होते रहेगा। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है जो कैप्सूल मिलती है, लेकिन पेशेंट को हमें बोलना चाहिए 1 चम्मच तो पी ले बाबा, पी लेंगे तो फायदा आपका ही होगा, हमें कन्विंस करना चाहिए। या नस से में तो पीने का जरूरत ही नहीं है, नाशा ही शीर्षोदरम, नस से दे दीजिए तो वो ज्यादा अच्छा है। कैप्सूल जो है वो अच्छा बनाया है, पैलेटिबिलिटी के हिसाब से सही है, लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन में देना पड़ता है। डॉक्टर आशीष शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी बोल रहे हैं कि ऑल डिफरेंट ऑयल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। नो सर, बहुत बढ़िया बताए, हर तेल का अपना अपना गुणधर्म होता है,
कोई भी ब्लाइंडली ऐसे प्रिस्क्रिप्शन मत लिखिए। आप लोग को समझना जरूरी है रस वीर्य विपाक और द्रव्य का कार्मकत्व किस तरह से है, फार्मेकोकाइनेटिक फार्मेकोडायनेमिक्स ऑफ द मेडिसिन वी शुड नो, वी शुड रिमेंबर एंड वी शुड एग्जीक्यूट दिस ऑल इन द आवर पेशेंट। ये हमें करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर ब्रिजेश जी बोल रहे हैं अम्ल रस ओरली भी दे सकते हैं, वो भी बात का शमन करेगा। अम्ल रस हम लोग ओरली देते हैं, लेकिन सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग नींबू वगैरह देते हैं ना खाने में, लेकिन बहुत ज्यादा अम्ल रस नहीं होना चाहिए, तो खालित्य पालित्य हो जाएगा। अम्ल रसात्मक द्रव्य आप क्या पूछना चाहते हैं, कृपया इसको स्पेसिफाई करिए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं कि बस्ती में क्या दें। बस्ती में आप दीजिए ना, लेकिन बस्ती का जो है कार्य क्षेत्र, पहले वो जाएगा स्नेहन करेगा, लंबर एरिया में करेगा, फिर वहां पे सर्वाइकल एरिया में लंबर सर स्पॉन्डिलाइसिस में पूरा नीचे से करते करते ऊपर तक चला जाएगा। तो इसलिए बस्ती में आप शीर बला तेल का बस्ती दीजिए, धानवंतर तेल का दीजिए, शुद्ध बला तेल का दीजिए, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, प्रसारणी तेल, धानवंतर तेल, बहुत सारे हैं, उनमें से आप चूज करिए आपका अगर आप बोलेंगे श्री गोपाल तेल, वो तो बहुत महंगा है, और पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी भी देखना है, पेशेंट को ठीक भी करना है। ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा बड़ा हथियार है तो वो सब दे दे, पेशेंट खर्च भी तो करे। आड्य रोगी विषयक वैश्यो ज्ञापकों सत्वानपी, लेकिन आड्य इतना होना चाहिए कि हमारा खर्चा उठा पाए ट्रीटमेंट का। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में शिराशूल चक्कर हो तब क्या करें। तब सर नस्य देना बहुत जरूरी है, वात शामक चिकित्सा बृहण नस्य करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से शिराशूल होता है, चक्कर भी आता है, भ्रम भी होता है। आपके बात 100% सही है, वायु जो है यहाँ से जाके सिर में चढ़ जाता है, इसलिए शिराशूल होता है। और अगर मलावष्टम्भ है तो अनुलोमन द्रव्य दीजिए, दीपन पाचन कराइए, तो उससे शिराशूल चक्कर ठीक हो जाता है। और हमें ना चिकित्सा वायु की करनी है, इसलिए नस्य कराइए, घृतपान कराइए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर राजकुमार सोनी जी बोल रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए। मैं अपना नंबर देता हूँ आपको, मैं वहां दे देता हूँ। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक पंजाब के सरदार जी हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी जी हैं, इनका नाम है गुरनेक सिंह जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं सर खालित्य पालित्य में भी रात्रि में नस से देना चाहिए, 100% देना चाहिए। आप मतलब कोई भी नस जो केश पे काम करने, बालों पे काम करने वाले तेल हैं, उसको आप सिद्ध करिए और आप नस से दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दर्शन कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। शशिकांत त्रिपाठी जी बोले चरण स्पर्श, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो, आपका दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो, ऐसी शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मात्रा बस्ती भी लाभ देगी, 100% लाभ देगी। डॉक्टर संकेत मिश्रा जी बोल रहे हैं कुकटांग त्वक भस्म को बृहद्वाद चिंतामणि बात गजांकुश के साथ दिया तो बढ़िया काम करता है। बहुत बढ़िया बताया आप मिश्रा जी, ऐसे ही आप लिखते रहिए। कुकुटांग त्वक भस्म, उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है, और फिर बृहत्व चिंतामणि त्रैलोक, ये वात गजांकुश ऐसी नर्व्स को भी काम करता है, वायु को भी ठीक करता है, इसलिए बहुत बढ़िया काम करता है। और स्वर्ण कल्प है तो 100% वहां पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर देता है। लेकिन वहां पे स्नेहन होना जरूरी है, जब तक आप स्नेहन नहीं करेंगे, ये वात गजांकुश और बृहत्व चिंतामणि कितने साल देंगे आप, स्नेहन होना बहुत जरूरी है। आप स्नेहन के लिए पीने के लिए दीजिए, बस्ती दीजिए, नस्य दीजिए, कर्ण पूरण करिए, अभ्यंग करिए, किसी भी तरह से स्नेह करना चाहिए। डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी जी बोल रहे हैं समीर पन्नाग्रस जी, आपकी बात सही है। डॉक्टर अजय सिंह गुर्जर जी बोल रहे हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस में डिस्क हर्निएशन ठीक करने के लिए क्या दे सकते हैं। सर लंबर स्पॉन्डिलोसिस में मैं लेक्चर लूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर चिराग व्यास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि बेहतरीन जानकारी सर, आयुर्वेदिक कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया गया हमें, कोई बात नहीं, यहाँ आयुष दर्पण पे आए। डॉक्टर रोहिणी पाटिल जी बोल रहे हैं सर प्लीज शो नस्य वीडियो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसमें तो नस्य वीडियो हम लोग बार बार दिखाते हैं, और मैं लाइव सेशन में भी आपको दिखा दूंगा। रोहिणी पाटिल जी आपकी जय हो। डॉक्टर एस एन तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोहिणी पाटिल जी बोले नमनेस में भी क्या दे सकते हैं, इन रेडिकुलाइटिस, जो भी नमनेस है, ये जो है ना बाधिर्यता, ये वायु के वजह से है, वायु ने जाके कब्जा कर लिया है, रुक्ष गुण बढ़ गया है कि सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जो नर्वस कंडक्शन है वो नहीं हो रहा है। रेडिकुलाइटिस भी है तो रेडियस में ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, तो हम लोग इसमें एकेटी देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, और नमनेस के लिए नस्य कराते हैं, नस्य से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं कि कैशेरिकाओं के भग्न में शीरबला तेल के नस्य से लाभ होता है। हाँ जी, आपका बात सही है, वहां पे फ्रैक्चर होता है, लेकिन उसमें हमें संधानीय गण के द्रव्य,
अगर हमने गंध तेल, पिंड तेल, फिर उसके बाद में आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल ये इंटरनली दिया और शीरबला तेल का नस से दिया तो पेन अच्छा हो जाता है, या लाक्षादी तेल का नस से दिया या बस्ती दिया तो फायदा होता है। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आप इतने अच्छे से स्टडी कराते हैं, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर दिनेश यादव जी बोल रहे हैं नस से गर्म 15 ml तेल प्रयोग कैसे करते हैं, साधुवाद। मैं आपको दिखाऊंगा सर, आपने किया है और आपने देखा भी है तो बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच, वातरक जन्य संप्राप्ति में मात्रा बस्ती किस तेल का दें। वातरक जन्य संप्राप्ति है तो रक्त मोक्षण कराना बहुत जरूरी है, प्रसारण्य आदि तेल बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में ये है ना धन्वंतर तेल का बहुत अच्छा काम करता है। वात और रक्त इसको ठीक करना है। शीरबला तेल इसका भी प्रयोग करते हैं हम लोग। अमृतोत्तरम कषायम देते हैं, वातर कैशोर गुगुल देते हैं। तिक्तक क्षीर बस्ती इतना बढ़िया काम करता है। पटोल हो गया, किरातिक्त हो गया, गुडुची हो गया और यष्टि मद हो गया, इसको लेके या फिर और भी आप तिक्त रसात्मक द्रव्य का शीर पाक बनाइए, उसमें महातिक्तघृत या गुगुल तिक्तघृतम डालिए और उसका मात्रा बस्ती दीजिए, मतलब शीर बला तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, वातरक की संप्राप्ति ठीक होगी। एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, दूसरे दिन आप शीर बला का दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर वैशाली जी बोले हैं सहचर तेल किस अवस्था में यूज करना है। सहचर तेल जब बहुत ज्यादा अगर पेन है, बहुत ज्यादा पेन है तो शीर बला तेल का यूज करिए। जब पेन उतना नहीं है, स्तंभ है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो सहचर तेल का प्रयोग करिए। स्टिफनेस को बहुत अच्छा ये सहचर तेल कवर कर देता है। नहीं तो एक आता है बला अश्वगंधादि तेल, बला अश्वगंधादि तेल है या अश्वगंधा तेल है, वह बहुत अच्छा पेन को भी ठीक करता है, ब्रिहण भी करता है, इसलिए वो अच्छा रहता है। डॉक्टर विघ्नेश जी बोले स्थानिक बस्ती बन्या बस्ती भी दे सकते हैं, 100% सही है आपका। डॉक्टर गुरनेक सिंह जी बोल रहे हैं त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, शीरबला तैलम कैप्सूल से अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बढ़िया बताया आपने गुरनेक सिंह जी, प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विद रेडिकुलोपैथी पेन रेडिएटिंग बोथ बायलैटरल शोल्डर्स, बोथ शोल्डर, अग्निकर्म की एक सीटिंग में 70% रिलीफ हुआ, मेडिसिन भी दी है। बहुत बढ़िया बताया आपने, जयपुर के डॉक्टर, प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट टू यू, आपने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर विनोद जैन जी बोले मन्या स्तंभ विदुर मर्म पर स्टिमुलस दे, बहुत बढ़िया आप बताया। एक मर्म चिकित्सक हैं विनोद जैन जी, ये एक प्रोफेसर हैं और यह धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में है और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। इन्होंने मर्म पीड़न बताया, विदुर मर्म और कौन सा है मन्यास्तंभ में विदुर मर्म स्टिमुलेशन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। थैंक यू। डॉक्टर सुमन साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयप्रकाश कंसवाल जी बोल रहे हैं शीरबला तेल का नस्से से बहुत अच्छा फायदा होता है। विनोद जैन जी बोल रहे हैं मन्यास्तम, थैंक यू। रमेश चंद्र जी थैंक यू, आपका आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, थैंक यू। डॉक्टर पूजा जी बोल रहे हैं उपनाह बहुत अच्छा काम करता है। देखिए हैदराबाद के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर पूजा अकुला जी, ये उपनाह के बारे में वर्णन करिए, बहुत बढ़िया बता रही हैं आप। डॉक्टर एक चरक निदान जी बोल रहे हैं सर्वाइकल में स्रोत संकोच हो जाए तो क्या दे, तो स्नेह, संकोच अगर हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तो हमें स्नेह का प्रयोग करना है। तो बस्ती, अभ्यंग, ग्रीवा बस्ती, मन्या बस्ती, नस्य पीने के लिए। संकोच है तो ये वायु की वजह से है और जब हम करते हैं स्नेहन होता है किसी भी तरह से तो वो रिलैक्स हो जाता है ना, विस्तार हो जाता है। डॉक्टर मृणाल जी बोले व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट में दे रहा हूँ आपका व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ। हितेश जी आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। चरक निदान जी थैंक यू। डॉक्टर शहजाद अली जी थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं मधु यष्ट्यादि तेलम, बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर कंचन जी बोले धारा नस्य की वीडियो अपलोड कीजिए, जरूर मैं करूंगा आपके लिए। डॉक्टर सुमन साहू जी उन्होंने कहा है मैंने आपको एक पेशेंट का रिपोर्ट सेंड किया, वो डायलिसिस पर है, जरूर मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर दीप्ति गर्ग जी नमस्ते, प्रणाम आपको। दीप्ति जी बोले यू हैव सच डीप नॉलेज, योर सेशंस आर वेरी गुड, प्लीज गाइड फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यू इट विल बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे लेक्चर अरेंज करने को बोलता हूँ सर को। डॉक्टर नवीन जोशी सर ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं मेरे सारे प्रोग्राम का, वो अगर बोलेंगे तो मैं करूँगा। डॉक्टर विजय त्रिवेदी जी कमर दर्द में मैं बताऊंगा। डॉक्टर चड्ढा जी बोले लीक से हटकर एक प्रश्न के जो आयुर्वेद चिकित्सा की दवाएं बच जाती हैं, पुरानी भी हो जाती हैं, कृपया उसके लिए क्या किया जाए। जल प्रवाह या भूमि में दबाना, इस पर मैं एक अच्छा सा लेक्चर दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर पूजा जी बोल रहे हैं डिस्क बल्जिंग का भी वीडियो बनाए, मैं बताऊंगा। मृणाल जी थैंक यू। अभी मुझे इंटरेक्टिव सेशन का टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। आप लोग क्या है ना कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और अभी बर्निंग टॉपिक है, हमारे पास पेशेंट आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, तो इसके लिए मुझे 1-2 दिन में बता पाऊंगा, एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा
क्योंकि ये बहुत अच्छे से बताना जरूरी है। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। और सभी अनुभवी चिकित्सक हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं न्यू स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, सब लोग को आता है सब कुछ। और मुझे तो इतना प्राउड फील होता है कि आप लोग ही हैं वो जो मैं ढूंढ रहा था कि मैं आप लोगों से ये चर्चा कर सकता हूँ। मेरे गुरुजी ने तो मुझे कितने साल पहले सब सिखा दिया, मेरा मतलब इतना नॉलेज हो गया, लेकिन आप लोग ही हैं वो श्रेष्ठ चिकित्सक। प्रणाम आपको ठाकुर जी, प्रणाम आपको। अब हम कल मिलेंगे 7 बजे, तब हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे। मैंने अपना ये नंबर और फ्री इंटरेक्टिव सेशन का आईडी पासवर्ड दे दिया है, आप लोग जूम ऑन करिए और आ जाइए। एरनमुल तेलम अल्टीमेट रिजल्ट। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। अब हम ये समाप्त करके जूम पे मिलते हैं, वहां हम लोग चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, भारत के श्रेष्ठ चिकित्सकों को नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम।